बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम में इस वक्त भरपूर तबाही, बदतरीन जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है और इस वक्त सिनेरियो ये है कि बागी फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर कई शहरों को फतह कर लिया है। हलब को भी फतह कर लिया है, हमा को भी वो फतह कर चुके हैं, जो कि तकरीबन दमिश्क से सिर्फ 2 घंटे दूरी पर है। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि इस वक्त दमिश्क में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। यानी आप ये समझ लें कि हमा जो तकरीबन 213 किलोमीटर दूर है वो बिल्कुल नॉर्थ दमिश्क में है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर पर दमिश्क फतह होने के करीब है, यानी ये बिल्कुल उसको कब्जा करने वाले हैं। और इस सारी सूरत हाल में ये जो बागी फोर्सेस हैं ये असल में दाइश है, दाइश पार्ट 2 आप इनको कह लें। आप सबसे बढ़कर तबाही देखें कि ये फौजें दमिश्क में दाखिल हो रही हैं और बशारुल असद की हुकूमत गिराने वाली हैं, रूस के खिलाफ है। लेकिन उससे बढ़कर जो आखिरी इक़दाम है, इजराइल के मीडिया पर यह ऐलान हो गया है कि इजराइल की फौजें किसी भी वक्त शाम में दाखिल होने वाली हैं। कुछ ही देर में वो दाखिल हो सकती हैं, किसी भी वक्त। और उन्होंने सिचुएशन देख लिया और उनकी फौजें दाखिल हो जाएंगी, स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली वही सूरत हाल है कि शाम के इलाके वो अपने हाथ में लेने लगे। अब आपको ये समझ आएगी, जिनको ये लोग समझ रहे हैं ये आगे ये सारे जो बागी ग्रुप हैं, ये दाइश पार्ट 2 हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही एजेंडा लेकर चल रहे हैं जो इजराइल का था। अब इजराइल क्या करेगा? अब जिन जगहों पर हिजबुल्लाह की सप्लाई जाती थी, ईरान की सप्लाई जाती थी, उन पर वो बमबारी करेगा। अब रूस के जाहिर सी बात है लड़ाई होगी उनके फौजी अड्डों पर, इनसे हमले करवाएगा, खुद अपनी वो फोर्सेस रवाना करने वाला है। और वह सबसे पहले काम ये करने वाले हैं कि हम शाम के कुछ इलाकों को कब्जा करें और अपने साथ शामिल करें। अब असल कहानी ये है कि बड़ी ही अजीबोगरीब सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। तुर्की के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। कैसी अजीबोगरीब बात है। अर्दोगान के हामी जो जर्नलिस्ट हैं, उनका मीडिया, अर्दोगान की गवर्नमेंट ये जश्न मना रहे हैं कि देखो जी हम फतह याब हो रहे हैं। असल कहानी ये है कि ये रूस के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, हमास के खिलाफ और बशारुल असद के खिलाफ जो सेटअप इजराइल ने बिछाया था, अर्दोगान और तुर्की उसका पार्ट बन रहे हैं। अब इस सूरत हाल में जब इजराइल की फौजें दाखिल होंगी तो जाहिर सी बात है उन्होंने वो उन इलाकों को हासिल करना है जो वो लिबनान में काम नहीं कर सके। आप सोचे 4-5 दिन के अंदर उन्होंने वो काम शाम के अंदर कर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी जो फौज है यानी शाम की, वो अंदर से इजराइल के साथ मिल गई है। अब आप ये सोचे कई जगहों पर इतलात आ रही हैं कि कमांडरों को अपने मार दिया, फौज के अंदर बगावत हो गई है, उन्होंने अपने कमांडरों को मार दिया और वो बागी फोर्सेस के साथ इस वक्त शामिल हो गए हैं। यानी कमाल देखिए आप, ये इतनी तेजी से ये जो इलाके फतह हो रहे हैं वो फौजें दाखिल करें, आप अंदाज़ा कर सकते हैं क्या हुआ है मामला। ज़रा तस्वीर को देखिए, जो रूस ने इनको टैंक्स दिए थे, जो चीज़ें दी थी, जो इनके पास खुद से भी मौजूद थे, इनकी फौजों ने काम क्या किया है कि वह सब छोड़कर भाग गए हैं और वह सारे के सारे टैंक्स, बुलडोजर, ट्रुप कैरियर्स और पता नहीं क्या कुछ, वो सारे का सारा इस वक्त कब्जे में जाना शुरू हो गया उन बागी ग्रुप के। उस ग्रुप को इजराइल बैक कर रहा है। अब आप ये सोचें, ये खाली ये ग्रुप दाखिल नहीं हो रहा, ये आप दूसरे लफ्जों में समझे इजराइल की फौजें दाखिल हो गई हैं। ये कोई मुजाहिद नहीं है, ये सब 2 नंबर बिल्कुल दाइश की तरह के लोग हैं। इन्होंने जिंदगी में कभी गजा में लड़ाई नहीं की, न करनी है, ना ये इसराइल के खिलाफ जाते हैं। ये हमेशा से उन्हीं ताकतों के मोहरे रहे हैं जो हमेशा से रहे थे। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि अमेरिका पूरी तरह इनको बैक कर रहा है। सीरिया यानी जो गवर्नमेंट है उनके अंदर बहुत सारे लोग बशारुल असद के खिलाफ है और यहाँ तक इतलात आ रही है कि बशारुल असद के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम होने वाला है। वो या तो मॉस्को भाग जाएगा या किसी और मुल्क भाग जाएगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो गए। सो आप ये सोचें कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो रही हैं शाम के अंदर। अब असल कहानी ये है कि जब इजराइल की फ़ौज दाखिल होगी तो फिर उसके बाद ये अगला इकदाम सबसे पहले करेंगे कि रूस को निकालना है। रूस को निकालने के लिए उनको टैंक्स, चीज़ें, ये जो शाम की फ़ौजें हैं, इन सब का जो असला है, जो टैंक्स है, वो सारा दिया जाएगा उनको कि जाओ जाकर रूस के फ़ौजी अड्डों पर हमला करो। अब वहाँ पर वो हमले मुकम्मल तौर पर शुरू करने वाले, बल्कि शुरू हो चुके हैं। उधर से शाम ने फौरी तौर पर मदद तलब की है ईरान से कि आप फौरी तौर पर मदाखलत करें,
कमांडोज भेजें, तैयारे भेजें, चीज़ें भेजें, जो हो सकता है भेजें हमारी मदद करने के लिए। यहाँ जंग छिड़ गई है। अब रूस यहाँ पर जाहिर सी बात है उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, लेकिन मसला सारा ये है कि वो उन इलाकों में चले गए हैं जहाँ पर आम सिविलियन भी है, जहाँ पर ये आम लोग भी हैं। तो अब वो कहाँ पर हमला करें? क्योंकि जो असल देखिए कहानी ये होती है, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ था, आखिरी दिनों में तालिबान ने कैसे चीज़ें फतह कर ली कि वो काबुल तक फौरी तौर पर पहुंचे, क्योंकि वो जो फौज थी उन्होंने हथियार डाल दिए थे। यानी जो अफगान फोर्सेस थी उन्होंने हथियार डाल दिए, वो भाग गए थे। और अमरीकी फौज जो थी वो सिर्फ आखिरी उन्होंने कॉन्सुलेट या लेवल तक पहुंच गए थे चीज़ों के, और तालिबान से वो बातचीत कर रहे थे कि देखिए हम यहाँ पर हैं तो आपने हमारी मदद करनी है कि किसी सूरत हम पर हमला ना हो। तो जब फौजों ने हथियार डाल दिए तो मामला हो गया। शाम के अंदर एग्जैक्टली सूरत हाल हुई है। बशार अल असद की जो फौज है असल में उन्होंने अपने अंदर ये सारा सिलसिला किया, वो असल में बगावत पर उतर आए हैं। तो उन्होंने हथियार डाल दिए और इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचो वो इलाके छोड़कर भागे, और पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। यही वो काम है जो इजराइल ने ईरान के अंदर करवाना है। अब जब वो दमिश्क पहुंच रहे हैं तो किसी भी वक्त बशार अल असद को कोई हेलीकॉप्टर आएगा या कोई तैयारा आएगा वो उसको उड़ाकर ले जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त उसकी जान को शदीद खतरा है। तो ये मामला काफ़ी हद तक इस वक्त ख़राब हो रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रुकने वाली, ये बात आप ज़हन में आज रख लीजिएगा। ये कोई किसी किस्म का मामला नहीं, ये इजराइल का पूरा प्लान। आप सोचें उनकी फौजें अब दाखिल होंगी, ये इलाका शाम का वो हासिल करेंगे, रूस को यहाँ से निकालने के लिए हमले करवाएंगे। इसराइल अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा, इसराइल आएगा, अब उनके तैयारे वहाँ पर जाकर स्ट्राइक करेंगे। और आप गौर करें तो तुर्की मुकम्मल तौर पर इजराइल के इस प्लान के साथ मुकम्मल तौर पर उसने अपने आप को पार्ट बनाया, जो कि आम रूटीन के अंदर लोगों को समझ नहीं आ पा रही थी ये क्या है। अब आपको ये समझ आ रही है क्यों ईरान और रूस बरहम है तुर्की के ऊपर कि तुम वो एजेंडा लेकर चल रहे हो जो अमेरिका का था, जो ये सारी सूरत है। अब ये जो जितनी ज़्यादा इस वक्त पार्टिसिपेशन है, ये असला जा रहा है, इसको तुर्की दे रहा है, सपोर्ट पूरी तरह तुर्की की। तुर्की ने कहा जी हमने कुछ नहीं किया, जबकि ईरान और रूस ये कह रहे हैं कि सारे का सारा खेल तुर्की करने वाला है। अब अल्टीमेटली इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा कि इजराइल को होगा। अब शाम के अंदर जो ईरान की फोर्सेस है, हिजबुल्लाह है और ये बाकी सारे, इनकी अब इनसे लड़ाई शुरू हो चुकी है और शदीद लड़ाई है। इस सारी सूरत हाल में आप गौर करें, ईरान के खिलाफ कौन हो गया है? तुर्की हो गया, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी हो गया, रूस के खिलाफ भी हो गया, और इसराइल के तो राह का कांटा ही खत्म हो गया ना। यानी अगर ये फतह हो जाता है, जो दमिश्क के फोर्सेस पहुंच रही हैं, तो इसराइल की राह का कांटा कौन था? यानी इसराइल की राह का कांटा था कि हिजबुल्लाह को यहाँ से मदद जा रही थी, उसको असला जा रहा था, उसको सप्लाई जा रही थी, और उसी तरह हिजबुल्लाह के पास जाती थी, फिर हमास को भी जाती थी। तो आप बताइए कि किन की सप्लाई लाइन कट रही है? हिजबुल्लाह की। जाहिर सी बात है इसके बाद आपको क्या लगता है कि इसराइल लिबनान पर हमला नहीं करेगा? वो तो बड़े तबाहकुन अंदाज में आएगा। जब शाम के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है, सिर्फ 4-5 दिन में आप देखें सारे का सारा मामला उलट गया है। सो ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं। इसके बाद याद रखिएगा इन्होंने इराक का रुख करना है, इन्होंने ईरान के अंदर भी यही पैटर्न करना है कि फ़ौज वहाँ पर आयतुल्लाह को ठिकाने लगा दे। आपको पता है कितनी देर से कोशिश कर रहे थे। अब इस्माइल हानिया जब वहाँ पर यानी मारे गए तो वो फ़ौज के अंदर सिक्योरिटी आती थी, और ये किसी ने पूछा नहीं है कि कैसे फ़ौज के अंदर इसराइल पहुँच गया और कैसे सारी मालूमात बाहर तक जा रही थी। सो कहानी अब ये है कि लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। ये खाना जंगी में माहौल बदलेगा। ये ईरान को यहाँ से इन्होंने निकालना है, इन्होंने उसके बाद रूस को निकालना है। देखिए ईरान को यहाँ पर लड़ाई करना होगी, उनके फाइटर्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। ईरान ने अगर यहाँ से उसको निकाला तो ये इसराइल के हाथ में जाएगा। आप ये सोचें कि इन्होंने कैसी प्लानिंग के तहत पहले रूस को यूक्रेन में इंगेज किया। जाहिर सी बात है जब यूक्रेन में इंगेज किया तो उसका फोकस शाम से हटा। जब यूक्रेन में बुरी तरह इंगेज किया और उसके बाद आप देखिए मॉस्को पर हमले शुरू कर दिए। ये पूरे का पूरा गेम प्लान सेट था कि हम यहाँ पर ये करेंगे, शाम से सूरत हाल आगे ख़राब करेंगे और फिर करते करते हम लिबनान को जाएंगे। ये याद रखिएगा, ना इन्होंने उर्दन छोड़ना है, ना मिस्र छोड़ना है, ना शाम छोड़ना है। लिबनान पर हमला करेंगे, जिन्होंने 2000 साल इंतज़ार किया है। आपको क्या लगता है कि वो चुप करके लिबनान में कुछ वक्त के लिए शिकस्त खाकर पीछे हट जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखिए कि कैसे बड़े पैमाने पर, यानी कुछ सोच सकता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुर्की और इसराइल का एजेंडा एक हो जाएगा।
यानी हमने ज़िंदगी में भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसे तुर्की मामलात करेगा जिसका अल्टीमेटली सारे का सारा फ़ायदा इजराइल को पहुंचेगा। और आप ये सोच रहे हैं कि तुर्की अब कह रही थी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे तो हाथ बिल्कुल साफ़ है। अब फ़ौजें दमिश्क की जानिब पहुंच रही हैं और इस सूरत हाल में बशारुल असद ने कहा है, फौरी तौर पर ईरान को कहा है कि आप अपने कमांडोज फौरी तौर पर भेजें, इंटरवीन करें, मेरे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं और हालात ये हैं कि किसी भी वक्त कुछ होने वाला है और इतनी तबाहकुन सूरत हाल होने वाली है कि यहाँ पर लड़ाई, खाना जंगी का माहौल और उसके बाद जो फिर दुनिया में बड़ी और आखिरी जंग छिड़नी है उसकी इब्तिदा आपको पता है शाम से होनी है और वो हो चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।